महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप लोग हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री कहाँ से प्रोड्यूस हुई, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूनिवर्स, एनर्जी, इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है और इसके फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर देखे, आज हमारा तीसरा लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेके अपने नोट्स को बनाते हुए पढ़ रहे होंगे। तो हेडिंग डालें फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, आप हेडिंग डाल ली आपने। तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट। स्टेट लिखा हो या फेज लिखा हो, दोनों का मतलब एक होता है। कहीं भी आपके पास कोई स्टेट लिख के दे दिया, फेज नहीं, फेज PHASE। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट क्या होता, अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, अभी तक बचपन में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो ये एक प्रॉपर्टी है। जबकि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, बात आई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक जनरल टर्म है जिसमें आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो ये कैसी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये किसकी स्टेट है? मैटर की। तो इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द state of matter in which constituent पार्टिकल्स या केवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, इसमें एस लगा लोगे तो पार्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ आप एटम भी हो सकते हैं कंबाइंड, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, ऑब्लिक आयंस। इन तीनों वर्ड को जनरली हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम भी क्लोजली कंबाइंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये किसकी स्टेट होती है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय the intermolecular force of attraction, by the intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction। इस डेफिनेशन को समझ लें हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे। पहली बात तो यह है कि सॉलिड स्टेट क्या है? एक स्टेट किसकी है? मैटर की एक स्टेट है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे को कैसे जकड़े हुए होते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन के बीच में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बाद में अलग अलग नामों से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एक्चुअल में आयंस के साथ क्या होता है, इसका नाम एटम्स के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, तो ये सब चीजें हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। फिलहाल ये है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में लगने
वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये आपस में कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो इसमें ये एटम्स हो तो भी क्लोजली पैक्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्लोजली पैक्ड होंगे, या आयन से मिलकर बना है तो भी क्लोजली पैक्ड होगा। तो इसमें हम लोगों को कैसे बोलना है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बार जल्दी से बोलें, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आराम से बोलें, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब यहां पे देखते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो देखें सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना एक बार, यहाँ पे मैंने आई बनाया है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग बचपन में डेफिनेशन पढ़ते थे कि जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट, उनका वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट, उनका मास कैसा होता है, डेफिनेट। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट शेप, कॉमा, मास एंड वॉल्यूम। सबको समझ में आता है, जिसको हम लोग बचपन में डेफिनेशन बोला करते थे वो एक्चुअल में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पहली क्या है, दे सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। सेकंड मैंने अभी बताया जैसे कि डेफिनेशन में जितने भी सॉलिड होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब एटम आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे तो सिंपल चीज ये है, वहां पे इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जितना एटम या मॉलिक्यूल ये भी अट्रैक्शन में है, ये भी अट्रैक्शन में है, पर यहाँ पे न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस, अगर एटम की साइज सेम है, सेम साइज के एटम है, ठीक है, आइडेंटिकल है ये, तो यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इससे ज्यादा है, यहाँ पे इसमें और ज्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका, जितना सॉलिड अच्छा होगा, अभी सॉलिड के बारे में बताते सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जितना सॉलिड बेहतरीन होगा वहां पे उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी होगी, कम। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तभी कम होगी जितना वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये क्लोजली पैक्ड होंगे, और क्लोजली पैक्ड होंगे तो दे हैव शॉर्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो कम होगी। जितना ये ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ये पास मॉलिक्यूल या एटम होंगे, और अगर फोर्स ज्यादा होने की वजह से पास मॉलिक्यूल या एटम होंगे तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट होगी इस वाले मॉलिक्यूल की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, दे हैव, मैं इधर लिख दे रहा हूं, और क्या लिख सकते हैं, दे हैव, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने किसको बोला है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दे हैव शॉर्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है ना। और भी कई सारे पॉइंट बन सकते हैं, दीज आर इनकम्प्रेसिबल। ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, दे आर या दीज आर
इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, अपने को पता है सॉलिड होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी रेदर देन लिक्विड एंड सॉलिड, इनकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा कैसी होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और भी एक पॉइंट बहुत बेहतरीन होता है जिसका 12th में ज्यादा जिक्र होता है, जब आप पहला पढ़ेंगे, 12th में पहला चैप्टर ही ये है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉलिड स्टेट, वहां पूरा चैप्टर है, यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब हमारी बात आई कि एक पॉइंट बहुत बेहतरीन बनता है कि मूवमेंट तो इनमें भी होता है, पर वो बात अलग है कि गैसियस मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो उनमें क्या होता है, काफी दूरी पे होते हैं। इसका मतलब क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वहां ज्यादा होती है और उस वजह से क्या मोमेंटम जो होता है, मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, गैसियस एटम का, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, पर होता तो है। वो मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में वो फिक्स पोजीशन रखते हैं। सॉलिड में कैसी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है, इसलिए वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते, वाइब्रेट होते हैं। कभी थाली वाली बजाते साउंड निकलता है, तो वो मीन पोजीशन के अराउंड एटम क्या करते हैं, अपने वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन ऑसिलेट। ऑसिलेट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऑसिलेशन। बट दे हैव, क्या मैंने बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग और बड़ी क्लासेस में भी देखेंगे, फिलहाल इतना आपके लिए काफी है। मैंने बोला अब बात आई लिक्विड स्टेट की और गैसियस स्टेट की। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि सॉलिड जो होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि सॉलिड के भी अपने टाइप होते हैं। हाँ, एक्चुअल में सॉलिड जो बुक्स में दिया वो 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। बट यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप के बताऊंगा, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलॉइड सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में 3 टाइप के सॉलिड होते हैं, देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, बट आपको बुक्स में 2 मिलेंगे अभी, और हो सकता है कि 11th में देते भी ना हो, ठीक है ना। तो जल्दी से देखेंगे, पहला सॉलिड कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे सॉलिड होते हैं, दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव रेगुलर पैटर्न। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे हम छोटी सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दे हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो दे हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इसका मतलब ऐसे सॉलिड जिनके पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने कोई ए एटम लगाया, फिर आपने बी लगाया, ये कोई ए है, ये बी है, फिर मैंने ए लिया, फिर मैंने बी लिया, तो यहाँ पे इसी तरीके से चलता रहे, सो ऑन। तो ये क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, आपने लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे पैटर्न में होता है, रेगुलर पैटर्न में। जैसे मैंने कहा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो इसका भी जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्ट है ना। तो उसके बाद मैंने जैसे लिया डायमंड, डायमंड को तो देखा होगा आपने, डायमंड, ठीक है ना। तो डायमंड आपने देखा है, एक बड़ा सा हीरा देखना, बड़ा सा डायमंड, और उसको अगर कटिंग टूल्स की हेल्प से, डायमंड कट्स बाई डायमंड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो जब इसको भी हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे अपने लोग, पी ब्लॉक में, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे 14th ग्रुप पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक में, तब पढ़ाएंगे। तो डायमंड वहां पे क्या है, अगर मैंने एक डायमंड लिया, उसको डायमंड से कट किया, अगर बड़े डायमंड के छोटे छोटे पीस किए, तो उनको देखना गौर से, बड़ा डायमंड की शेप और छोटे डायमंड की शेप, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उसका पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर। ऐसे ही करके आप और भी लिख सकते हो, क्वार्ट्ज। अब ये आपके लिए नया होगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक मिनरल है, क्या है, दिस इज अ मिनरल। इसी तरीके से आप बहुत सारे ले सकते हो, ईटीसी कर लो, ठीक है। क्वार्ट्ज क्या है, एक मिनरल, और मिनरल ओर्स वगैरह ये आपने पढ़े होंगे, तो ये एक मिनरल है, ठीक है। इस चीज को भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखें, नहीं तो क्वार्ट्ज की देखो शेप यहां आ रही है आपके सामने, तो क्वार्ट्ज यहां से देखिए एक टाइप का मिनरल होता है, आपको शेप दिख रही है, ठीक है। अब यहां पे बात आई कि दूसरा सॉलिड होता है एमोर्फस सॉलिड। क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड।
तो एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, मतलब ऐसे सॉलिड जिनका पैटर्न कैसा होता है? इरेगुलर, मतलब किसी पैटर्न में रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ से छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? दे हैव इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान रखना एमोर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका पैटर्न रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कहीं ए अरेंज किया, फिर मैंने बी अरेंज किया, फिर मैंने फिर से बी अरेंज कर दिया, फिर मैंने ए अरेंज कर दिया, फिर मैंने एक बी अरेंज कर दिया, फिर मैंने एक ए अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखो पैटर्न ए बी बी, फिर ए बी ए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो बीच में क्या, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ए बी चल रहा था, फिर बी ए आ गया। तो ये पैटर्न कैसा? इरेगुलर पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे आपने गिलास, गिलास तो आप जानते हो, रबर, ठीक है ना, प्लास्टिक। और ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल 12th में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज सिलिका किसके एग्जाम्पल हैं? तो ध्यान रखना क्वार्ट्ज इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाइल द क्वार्ट्ज सिलिका, अगर इसमें सिलिका मतलब सिलिकन SiO2 और मिला दिया जाए डस्ट पार्टिकल, तो वो क्वार्ट्ज सिलिका इज द एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? एमोर्फस का। क्वार्ट्ज इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन व्हाइल द क्वार्ट्ज सिलिका, while the quartz silica is the example of amorphous solid। तीसरा जो सॉलिड मैं बात कर रहा था आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा, जो तीसरा सॉलिड था वो हमारा होता है क्रिस्टलॉइड सॉलिड, क्रिस्टलॉइड, जिसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं फिर भी जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता है, वैसे ही हमने यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस और क्रिस्टलॉइड पढ़ाएंगे। क्रिस्टलॉइड सॉलिड कैसा होता है? अब आपने देखा होगा कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो रेगुलर पैटर्न में नया लेके आओ कोई प्रोडक्ट तो क्या रेगुलर पैटर्न में दिखाई देते हैं, उनका यूज कर लो तो रेगुलर हो जाते हैं। जैसे सबसे घरेलू एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो सपोज करो आपने क्या किया, बर्तन साफ करने का मौका मिला आपको, है ना, मौका कम मिलता है, मम्मी पापा कहीं बाहर चले जाएं, तो हमने कुछ बनाया और अपने हाथ से उसको साफ करने की एक प्रवृत्ति रहती घर में, तो आपने साफ किया। तो स्कॉच जानते होगे, स्कॉच भी नहीं समझते, स्क्रबर, और देसी लैंग्वेज में जूना बोलते हैं ना बर्तन साफ करने के लिए। तो जो स्क्रबर होता है वो जब नया लाते हो, एक्सो वगैरह का आपने एडवर्टाइज देखा होगा, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मुझे कहीं से रुपया नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो स्क्रबर देखा है आपने, तो स्क्रबर जब नया लेके आते हैं, मान लो वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, और सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, मान लो सर्किल शेप में है। जब नया लेके आए थे तो उसकी डिफरेंट शेप भी थी, कुछ ना कुछ उसका मिलीग्राम में मास भी होगा, डिफरेंट मास भी था, डिफरेंट वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, तो वो सॉलिड तो है। पर शुरुआत में जब नया लेके आए तो पैटर्न कैसा होता है, कांस्टेंट पार्टिकल जिससे वो मिलकर बना होता है वो रेगुलर होता है। पर मैंने एक थाली या प्लेट या ग्लास कुछ भी साफ करके देखा तो उसका पैटर्न कैसा होता है आप खुद देख लीजिए, साफ करके घर में दिखता है कैसा उसका शेप हो जाता है, तो वो इरेगुलर पैटर्न में आ जाता है। तो उस जगह पर वो क्या है, एक क्रिस्टलॉइड सॉलिड है। इसके एग्जाम्पल कम मिलते। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे सॉलिड जो इनिशियली कैसे होते हैं, आपके पार्शली रेगुलर होते हैं और पार्शली इरेगुलर होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो दे हैव पार्शली रेगुलर एंड पार्शली इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, पार्शली रेगुलर होते हैं और पार्शली इरेगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, स्क्रबर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्क्रीनशॉट लें आप लोग। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अच्छा, जैसे यहाँ अरेंजमेंट लिखा है यार, थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे ई और बना लेना, ठीक है ना। अरेंजमेंट में ये थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेना, अरेंजमेंट जहाँ जहाँ लिखा है, ठीक है ना, यहाँ ई और आएगा, ठीक। अरेंजमेंट में GEMENT, छोटी छोटी ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ना, उनको थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग बाद बाकी मेरे को करेक्ट लग रहा है, ठीक है। एक बार जल्दी से
देख लें एक बार फिर से, जो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसको नोट कर लेना। मैंने क्या बोला कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, तो मैंने बोला सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। फिर मैंने बोला दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैंने बोला दे हैव शॉर्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। फिर मैंने बोला कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैंने लिखाया नहीं, मैंने समझाया था आपको। फिर मैंने बोला दीज आर इनकम्प्रेसिबल। फिर मैंने बोला दे हैव हाई डेंसिटी रेदर देन लिक्विड एंड गैसेज। फिर इसके बाद मैंने बोला टाइप्स ऑफ सॉलिड, तीन टाइप मैंने बताया आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इट हैज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। और फिर मैंने बोला एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इट हैज इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। फिर मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इट हैज पार्शली रेगुलर एंड पार्शली इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। कितना टाइम लगा, 1 मिनट, ठीक है। तो आप जब तैयार करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको कराया जा रहा है, ठीक, नोट करें। मैं रफ करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अभी हमने सॉलिड स्टेट के बारे में देखा, अब आता है लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट आपका जो चैप्टर नंबर यूनिट 5 है, यूनिट 5 में इस चैप्टर का, यूनिट 5 का नाम ही है गैसियस स्टेट और उसके छोटा सा पार्ट दिया है लिक्विड स्टेट का। तो वहाँ पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट 11th में नहीं है, 12th में है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बता दिया सॉलिड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में आप लोग कहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 में। वहाँ सॉलिड स्टेट का जिक्र नहीं है, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट का बहुत ज़्यादा जिक्र है दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर भी ऐसा क्या करें कि छोटा मोटा हम जितनी प्रॉपर्टी होती है उनका डिस्कस कर लें। तो एक चीज़ बनती है कंपेरिजन बिटवीन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे इनको कैसे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी वाइज। सपोज करो मैंने क्या किया, मैं एक कॉलम बना लेना हमने, प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख लें प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। फिर लिख लो लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड देन गैसियस स्टेट, ठीक है ना। तो इनको देखें हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी डेफिनेशन वैसे हम चाहते हैं लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को यहाँ भी उसी तरीके से पढ़ाते, पर कंपैरिजन आ जाएगी तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने सॉलिड स्टेट के लिए पढ़ाया। पर क्योंकि चैप्टर ही पूरा गैसियस स्टेट 5th है, आप चेक करेंगे, और लिक्विड स्टेट उसके अंदर का पार्ट है एक, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में यूनिट में भी पढ़ेंगे और ये 12th में फिर से आएगा आपके पास, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखें प्रॉपर्टीज, ये आप इस तरीके से बना लें एक चार्ट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज जो है उसको मैं नाम दे दे रहा हूं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या नाम दे रहा हूं, इंटर पार्टिकल स्पेस। अब स्पेस कैसा होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो आप जानते हैं सॉलिड में कैसा होता है, बहुत ही कम, वेरी स्मॉल। इसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है इंटरमीडिएट, या बोल सकते हैं कंपैरेटिवली कैसा होता है, वेरी लार्ज, कंपैरेटिवली लार्ज, कंपैरेटिवली वेरी लार्ज, या कंपैरेटिवली लार्ज लिख लो, लार्ज, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हैं कंपैरेटिवली वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। यहां पे ऐसे भी लिख सकते थे कि इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। यहां पे लिख सकते थे दे आर लूजली पैक्ड, और यहां पे लिख सकते दे आर वेरी लूजली पैक्ड, ठीक है। यहां क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड, जो कितने पार्टिकल हम लोग बोलते थे सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक्ड, यहां तीनों में बोल सकते हैं इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। यहां बोल सकते हैं इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। यहां बोल सकते थे इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैसे, वेरी लूजली पैक्ड। फिर फोर्स की बात आती है, तो सेकंड हम प्रॉपर्टी नाम दे रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की जब मैं बात करूंगा तो आप मेरे को बताएं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पे आप बताएं सॉलिड में कैसा होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि यहां पे ये कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां पे चाहे आप इंटरमीडिएट लिख सकते हैं लिक्विड में, या चाहें तो यहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग है, यहां पे कैसा होगा, वीक, और यहां पे कैसा होगा, वेरी वीक, ठीक है ना। यहां पे कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्लोजली पैक्ड कब हुए होंगे, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहां पे वीक, यहां पे वेरी वीक, ठीक। अगर थर्ड में प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे नेचर। नेचर आप लोग जानते हैं कैसा होता है, सॉलिड जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड एंड रिजिड। तो ये कैसा लिखेंगे यहां पे, वेरी हार्ड एंड रिजिड। रिजिड मींस कठोर, और रिजिडिटी, कॉज ऑफ रिजिडिटी कोई पूछे, कॉज ऑफ रिजिडिटी सॉलिड में पूछ सकता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ सॉलिड, तो बोलोगे बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है, वो कॉज ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। जितने भी सॉलिड होते हैं रिजिड, ये कैसे होते हैं, फ्लूइड, बहते हैं, आप जानते हैं बहाव होता है फ्लूइड, और ये कैसे होते हैं, हाईली फ्लूइड। इनके तो कांस्टेंट मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी दूरी पर होते हैं, हाईली फ्लूइड। ये नेचर हो गया इनका। अब मैं बात करता हूं फोर्थ, अगर मैं बात करूं फोर की, तो फोर में क्या लिख सकते हैं आप, शेप एंड वॉल्यूम लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। तो आपको पता है शेप और वॉल्यूम कैसा होता है, जो सॉलिड होते हैं इनकी शेप भी डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, बोथ आर डेफिनेट, या मैं बोल सकता हूं डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट, इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दोनों चीज कैसी होती हैं, डेफिनेट। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो आप लिक्विड में ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो मैंने किसी भी बाल्टी में, बकेट में, जिसको जानते हो आप लोग, बाल्टी जानते होगे ना, सब समझते हैं बाल्टी, ठीक है। बकेट में क्या लिया, पानी लिया 1 लीटर, और फिर मैंने उसको टब में डाल दिया। तो बकेट की शेप में पहले पानी था 1 लीटर, मैंने टब में डाला तो 1 लीटर पानी किस में चला गया, टब में, पर टब की शेप में जाके वो शेप चेंज कर लेगा, समझ रहे ना। बकेट कैसी होगी, है ना, यहाँ पे, और टब कैसा होगा अपने पास, तो ध्यान रखो यहाँ पे वो इस तरीके से। तो यहाँ पे पानी तो मैंने 1 लीटर यहाँ भी लिया था, यहाँ भी है। अब ये मत कहना सर इससे इसमें जब डाला तो यहाँ पे 1-2 बूंदें रह गई, तो उतना वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, शेप डेफिनेट है, पर सॉरी वॉल्यूम डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, बट शेप डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, बट डेफिनेट वॉल्यूम। अब जैसे मान लो मैंने किचन में गैस की बात आई, तो किचन में सिलेंडर होता है अपने पास, उसमें गैस फिल होती है, और मैंने क्या किया कि उससे सिलेंडर से गैस को क्या किया, मैंने वहाँ से निकाला। तो गैस सिलेंडर से अब गैस को निकलने देंगे, रिलीज कराएंगे, और किसी हॉल में रख दिया, तो क्या करेगा, गैसेस मॉलिक्यूल पूरे हॉल में, गैस क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और वहाँ पे वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, वो जो जितना जिस स्पेस में हम छोड़ेंगे उसी का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जिस स्पेस में जाती है उसी को ऑक्यूपाई कर लेती, सिंपल चीज़ है। तो ना तो यहाँ तो शेप डेफिनेट होगी, ना ही यहाँ क्या वॉल्यूम डेफिनेट होगा। तो हेयर क्या लिख देंगे, इट हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा फोर्थ। अब देखेंगे हम और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मान लो हमने लिया यहाँ पे डेंसिटी, क्या लिया, डेंसिटी। तो अपने को पता है कि डेंसिटी जो होती है वो हाई किस में होती है, सॉलिड में। मैंने बताया था दे हैव हाई डेंसिटी, तो यहाँ पे लिख देंगे हाई, यहाँ पे लिख देंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब मध्यावस्था,
इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब मध्यावस्था, मतलब कि सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा। और यहां पे अगर हाई है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेरी लो। या यहां पे इंटरमीडिएट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इन लिक्विड स्टेट द डेंसिटी इज लेस देन या लेस देन द इन कंपेरेटिव टू द सॉलिड स्टेट, मतलब कि सॉलिड की अपेक्षा यहाँ पे लेस डेंसिटी होती। तो मैंने मध्यावस्था लिख ली, मतलब हाई का मतलब बहुत ज्यादा, वेरी लो का मतलब डेंसिटी सबसे कम गैसेस में होते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब इन दोनों के बिटवीन, मतलब बीच की डेंसिटी होती है। यहाँ पे ये हो गए अपने पास 5 पॉइंट। और बताइए और क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 6, क्या ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन या काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन बोल दो या आपसे कोई बोल दे काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल दे, काइनेटिक एनर्जी, तो चीज एक ही है, काइनेटिक एनर्जी बोल दो या मॉलिक्यूलर मोशन बोल दो, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है। अब जानते हैं मोमेंटम सबसे ज्यादा कहां होता है, सॉलिड में, गैसेस में या लिक्विड में, तो ऑब्वियसली गैसेस में, तो ज्यादा जहां पर होता है उसमें वेरी हाई कर देंगे, और लो किसमें होता है, इसमें। तो सॉलिड में कैसा होता है ये लो, और गैसेस में कैसा होता है वेरी हाई, और इसमें कैसा लिख देंगे, इन दोनों के बीच का मतलब इंटरमीडिएट। हाई लो इनमें चेंज होता रहता है सॉलिड गैस में, पर ये इंटरमीडिएट ही बने रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सबसे लो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, और सबसे ज्यादा जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की। अब यहां पे अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, तो डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो डिफ्यूजन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 7th क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन। 9th क्लास में आपने ये वर्ड सुने होंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज कौन ज्यादा होगा, बच्चा जानता, सबसे ज्यादा फास्ट कौन डिफ्यूज होगा, गैस, फिर लिक्विड, और सॉलिड तो नेग्लिजिबल होता है, डिफ्यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे तो लिखेंगे हम लोग क्या, नेग्लिजिबल। यहां पे लिख लो नेग्लिजिबल, तो यहां पे हम लोग यहां पे लिख लो वेरी फास्ट, और यहां पे अगर ये कैसा होगा, ये कैसे होंगे, मैं डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं तो गैसेस तो होंगी वेरी फास्ट, लिक्विड होगा स्लो, और ये मैंने बोला नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल स्पेलिंग या चेक कर लेना, नेग्लिजिबल, आई होप सही है, नेग्लिजिबल। तो मैंने बोला डिफ्यूजन जो सॉलिड में होता है वो नेग्लिजिबल, लिक्विड में स्लो, एंड वेरी फास्ट किसमें होगा अपने पास, इसमें, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो एक टेबल बन गई, ठीक है ना, ये मेरे पास एक टेबल तैयार हो गई, किसके बीच में कंपैरिजन हमने पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच में। तो ये हमारे पास क्या तैयार होगी, एक टेबल। तो यहां से आपने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपैरिजन करना, आप एक बार जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया। तो आपने आज क्या सीखा, आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा मैटर का, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जाना। सॉलिड के बारे में हमने डिटेल में अलग से बताया। फिर मैंने क्या कहा आपसे, गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट अपनी 5th यूनिट में अपने को पढ़ना पूरा एक चैप्टर, जबकि सॉलिड स्टेट 12th में चला जाएगा, इसलिए वहाँ पे सॉलिड स्टेट को पढ़ाया डिटेल में। और उसके बाद मैंने क्या किया, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में जानने के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए मैंने क्या किया कि इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ लिया, आपस में कंपेरिजन कर ली कि एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टी किसके बीच में क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें सीखी। अब हमें क्या पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था जब तक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जुड़ते हैं तब तक अपनी छोटी छोटी वीडियो, मतलब आधे घंटे इतनी, अब धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं आपका, ठीक है। फिर एक बार स्पीड अपनी बन जाएगी आपके साथ, जब बच्चे आज से ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर से वही रफ्तार जो 12th की चल रही है, 1 घंटा 45 मिनट, इससे कम नहीं बनेगा, ठीक है। तभी कोर्स हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करो, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो, अगर बेहतर नहीं लग रहा है तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार समय पे मिलता रहे। और स्वस्थ मन से बस घर पे पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।